नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग खबर से करेंगे। दिल्ली से खबर आ रही है ज्ञान व्यापी मुद्दे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ज्ञान व्यापी मुद्दे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हिंदू पक्ष ने विवाद को सुलझाने का रखा प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हिंदू पक्ष ने विवाद को सुलझाने का प्रस्ताव दिया है। ज्ञान व्यापी विवाद बातचीत से सुलझाने का प्रस्ताव हिंदू पक्ष की ओर से आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञान व्यापी मुद्दे से जुड़ी हुई, कानूनी विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रस्ताव। हिंदू पक्ष ने विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का रखा प्रस्ताव। ज्ञान व्यापी विवाद बातचीत से सुलझाने का प्रस्ताव सामने आया। मस्जिद कमेटी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ज्ञान व्यापी परिसर में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से अलग अलग कोर्ट्स में याचिकाओं का दौर जारी है। ऐसे में ज्ञान व्यापी परिसर में इस समय एएसआई का सर्वे भी चल रहा है। ऐसे में हिंदू पक्ष ने विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रस्ताव सामने रखा है, जिस पर सूत्रों की हम माने तो मुस्लिम पक्ष तैयार भी हो चुका है। तो लगातार ज्ञानव्यापी विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों पक्षों के बीच अलग अलग कोर्ट्स में याचिकाओं का जो दौर चल रहा था, आज भी जिला कोर्ट में एक याचिका को लेकर ज्ञानव्यापी मुद्दे पर सुनवाई होनी है। 2:30 बजे से वो सुनवाई होनी है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लंबित है। ऐसे में हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानव्यापी मसले को लेकर बातचीत के माध्यम से इसे सुलझाने का सुझाव दिया गया है, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी हामी भर दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। पुख्ता तौर पर अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसको लेकर ताजा जानकारी सामने आएगी। अभी तक सूत्रों के हवाले से ये दोनों ही जानकारियां सामने आ रही है कि हिंदू पक्ष ने यह प्रस्ताव रखा है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने स्वीकार किया है। तो यदि बातचीत के माध्यम से यह हल निकलता है तो ये बेहद अच्छी बात सामने आ सकती है, क्योंकि काफी लंबे समय से ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहे थे। एएसआई सर्वे को लेकर भी मामला दोनों ही पक्षों के बीच अटका हुआ था, जहां मुस्लिम पक्ष बार बार इस एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग कर रहा था। वहीं हिंदू पक्ष की यह दलील थी कि एएसआई सर्वे के माध्यम से ही तमाम पुरानी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ पाएंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से इस विवाद को लेकर अब हिंदू पक्ष की ओर से सुझाव आया है, जिसे सूत्रों के हम माने तो मुस्लिम पक्ष मान भी गया है, क्या है ताजा जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, देखिए ज्ञानवापी विवादित परिसर को लेकर लगातार अगर आप देखें तो कानूनी दांवपेच के बीच में ये पूरा मसला जो है वो फंसा हुआ है और इस बीच कई बार इस तरीके के प्रयास किए गए हैं कि आपसी समझौते के साथ में इस पूरे विवाद को निपटाया जा सके। कोर्ट की तरफ से भी कई बार इस तरीके की बातें हुई कि दोनों ही पक्ष, मुस्लिम और हिंदू दोनों ही पक्ष आपस में बैठकर आपस में वार्ता करके इस पूरे विवाद को सुलझा लें। हालांकि इस तरीके की चीज़ें अभी तक होती हुई नज़र नहीं आई हैं और इसीलिए पूरा मामला जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो विचाराधीन है। कोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वे की जो है वो आदेश जारी किए गए हैं और वो लगातार कह सकते हैं जारी है। लगातार भारतीय पुरातत्व विभाग की जो टीम है वो वहाँ पर सर्वे कर रही है, वहाँ की हर एक चीज़ का विश्लेषण किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि उसके अंदर जो बातें कही जा रही, क्या वो मस्जिद के स्वरूप में है, वो चीज़ें हैं जो इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ें हों, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उसके अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है, या फिर वो हिंदू जो है धर्म का प्रतीक मंदिर से रिलेटेड उसके अंदर की चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को लेकर वो सर्वे लगातार कर रही है। और इसी बीच आज एक बार फिर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होनी है, जिसमें एक पक्ष की तरफ से याचिका दायर करी गई है और उसमें कहा गया है कि नमाजियों की जो संख्या है उसको सीमित किया जाए। इस ज्ञानवापी विवादित परिसर के अंदर जो नमाजी हैं उनकी संख्या को सीमित किया जाए। इसके अलावा जो विवादित परिसर की जो दीवारें हैं उस पर किसी भी तरीके से पेंटिंग जो है वो ना की जाए, किसी भी तरीके से उस पर रंग जो है वो ना चढ़ाए जाए, उसको एज इट इज अभी रहने दिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर अब से कुछ देर बाद यानी कि दोपहर तकरीबन 2 बजे जो है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। देखना होगा कोर्ट के अंदर आज जब इस याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा तो उसमें क्या कुछ वो फैसला देता है। तो कह सकते हैं लगातार अभी विवाद जो है फिलहाल वो इस ज्ञानवापी विवादित परिसर को लेकर बना हुआ है। कई तरीके के प्रयास किए जा रहे, कई हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इसको आपस में बैठकर भी सुलझाया जा सकता है और अगर उस तरीके से मध्यस्थता होती है तो वो एक बेहतर विकल्प के तौर पर होगा। लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके की
कोई भी बात बनती हुई नहीं दिखाई दी है, लेकिन एक बार फिर प्रयास होने की बात जो है वो कही जा रही है। हालांकि उसकी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि इस बात को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं कि आपसी समझौते में, आपसी जो है सामंजस्य के। जी बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से यहाँ पर जानकारी सामने आई कि हिंदू पक्ष ने जो सुझाव रखा है उस पर मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद कमेटी तैयार नजर आ रही है। यदि इस पूरे मामले में, मसले में बातचीत आगे बढ़ते भी है तो किस स्तर की बातचीत होगी, किस लेवल पे होगी, क्या इस बारे में कुछ जानकारी अभी तक मिली है? देखिए, अभी ये चीज़ें केवल मौखिक रूप से हैं। कहीं पर इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और ना ही इसकी कहीं पर भी आधिकारिक रूप से अभी तक पुष्टि करी गई है कि ऐसे वार्ता करने के लिए दोनों ही पक्ष तैयार हैं। देखिए, अगर ऐसा भी होता है तो एक लंबी प्रक्रिया रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि दो लोग आपस में बैठे और उस पर आपसी उन्होंने फैसला कर लिया। दोनों ही तरफ से पूरी कमेटी बनेगी। उस कमेटी के अंदर कौन लोग होंगे, इसको लेकर पूरी तरीके से कह सकते हैं चर्चा होगा, वाद विवाद हो की स्थितियां भी बनती हुई नजर आएंगी। और उनकी बात को, दोनों ही जो कमेटी बने, दोनों ही पार्टी जो पक्षकार बने, उनकी बात को दोनों के समुदाय माने, एक्सेप्ट करें, ये एक बड़ा चैलेंज के तौर पर कहीं ना कहीं जरूर जो है वो रहेगा। तो इसलिए उसको लेकर भी इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करना होगा, देखना होगा कि कैसे इसको आपसी सामंजस्य के साथ में अगर बात बनती भी है तो कैसे उस पर बंटवारा किया जाएगा, क्या स्तर होगा और किन मुद्दों को लेकर उसमें चर्चा होगी। क्या पक्ष जो हैं आपस में आपसी सहमति के साथ में एक दूसरे की चीज़ों को स्वीकार करेंगे, तो ये उस दौर की बात होगी और तब ये तय होगा कि किन बिंदुओं को लेकर किस स्तर पर ये वार्ता जो है वो पूरी होगी और उस वार्ता में किस स्तर पर मध्यस्थता की बातें की जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी साफ तौर पर कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वार्ता के प्रस्ताव रखे गए हैं। सबको उम्मीद है कि बेहतर तरीके से सकारात्मक रूप से दोनों ही पक्ष इसमें शामिल हों और अगर ऐसी बात होती है तो आपसी समझौते के साथ में अगर इसका हल होता है तो शायद वो सभी के लिए बेहतर होगा और इसीलिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी उन प्रयासों को अमली जामा पहनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत ही जटिल और कठिन प्रक्रिया रहने वाली है। प्रियंका जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम का साफ तौर पर कहना है कि प्रस्ताव जरूर आया है लेकिन आधिकारिक तौर से इसको लेकर अभी कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिली है, तो अभी इसको लेकर इंतजार करना होगा। दूसरी बात, जिस तरह से प्रियम बता रहे थे कि यदि बातचीत पर मस्जिद कमेटी यानी कि मुस्लिम पक्ष तैयार भी होता है तो भी ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। कौन कौन उस कमेटी में शामिल होगा, हिंदू पक्ष से कौन होगा, मुस्लिम पक्ष से कौन होगा और उसके बाद किस तरह से, किस दर्जे की, किस स्तर की बातचीत की जाएगी, ये अभी एक लंबा मसला होने वाला है जिसको लेकर काफी पेचीदगी है। आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से इस पर बातचीत होती है और यदि बातचीत होती है तो ये एक सकारात्मक कदम होगा। और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक महिला को कार से बोनट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा गया। बीच बाजार एक कार ड्राइवर, इस हरकत को देखकर लोग डर गए। काफी मुश्किल के बाद लोगों ने किसी तरह कार ड्राइवर को रोककर महिला की जान बचाई। वहीं इस पर सीआई विष्णु खत्री ने बताया है कि अभी पुलिस के पास महिला नहीं आई है। पुलिस खुद सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उस महिला की पहचान में लगी हुई है। महिला के सामने आने के बाद ही असली कहानी सामने आएगी। आपको बता दें कि महिला को कार के बोनट पर लगभग 500 मीटर तक घसीटा गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से कार ड्राइवर यहां पर लापरवाही का परिचय देते हुए, क्रूरता का परिचय देते हुए महिला बोनट पर है, लेकिन उसके बाद भी ये ड्राइवर कार रोक नहीं रहा है। ऐसे में लोगों को बीच बचाव करना पड़ा और तब जाकर कहीं महिला की जान बचाई गई। तो तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, डरा देने वाली ये तस्वीर है और साथ ही साथ यहां पर ड्राइवर की लापरवाही की बात करी जाए, ड्राइवर की क्रूरता की बात की जाए तो हदें यहां पर पार होती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है कि महिला बोनट पर लटकी हुई है, उसके बावजूद भी ड्राइवर लगातार 500 मीटर तक, आधा किलोमीटर तक कार घसीट कर ले जाता है और उसके बाद महिला की जान लगातार खतरे में बनी रहती है। ऐसे में दिखा जा रहा है कि वीडियो में पीछे दौड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जब दौड़ते भागते लोगों ने इस कार का पीछा किया, बीच बचाव किया, तब जाकर कार को रोककर, ड्राइवर को कहीं ना कहीं रोककर तब महिला की जान बचाई गई। और अब बात करते हैं मऊ की। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेजी गई है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पार्टी के नेता सुधाकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान मैदान में हैं।
आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वीएस अरुणाचलम के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन वैज्ञानिक समुदाय और राजनीतिक दुनिया में एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है। उनके ज्ञान, अनुसंधान के प्रति जुनून और भारत की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में उनके समृद्ध योगदान के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की जाती थी। तो यह प्रधानमंत्री का ट्वीट अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है। डॉक्टर वीएस अरुणाचलम पासिंग अवे लीव्स अ मेजर वॉइड इन साइंटिफिक कम्युनिटी एंड स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड। ही वाज ग्रेटली एडमायर्ड फॉर हिज नॉलेज, पैशन एंड फॉर रिसर्च। और अब बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के कुछ ही दिनों के बाद रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के लिए नॉमिनेट किया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी इस समिति में नॉमिनेट किया गया है। बता दें कि मार्च में अयोग्य ठहराए जाने के पहले राहुल गांधी रक्षा पर संसदीय पैनल के सदस्य थे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 7 अगस्त को बहाल कर दी गई। दरअसल राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी के संबंध में गुजरात की एक कोर्ट ने बीते मार्च के महीने में 2 साल की सजा सुनाई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा में महत्वपूर्ण गतिविधियों में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि ऐसा दिन मनाने के लिए तैयार हैं जो मेरी माटी मेरी देश की थीम पर आधारित हो। इसी कड़ी में अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची थी। वहीं दूसरी तस्वीर में मंदिर में पूजा करने के बाद वहां से रवाना होने की तस्वीर है। तो दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर है। दोनों ही जगन्नाथपुरी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है, उन्होंने बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। केंद्रीय सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, यह आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। लगातार जिस तरह से इंडिया गठबंधन के बाद और महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गुट के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बची, ऐसे में संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्रीय सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने के साथ ही साथ राज्य सरकार में फूट डालने का भी बड़ा आरोप लगाया है। देश में ये हुआ मिसयूज ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी। पवार साहब ने कहा है आज एक बात कि ईडी तय करती है कौन किसके पार्टी में जाए, ईडी तय करेगी कौन मंत्री बने कौन क्या। ये बहुत गंभीर बात पवार साहब ने कही और पूरा देश उससे चिंतित। देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुशल कार्यशैली पर शोध पत्र तैयार हो रहा है। इसी कड़ी में जेएनयू के प्रोफेसर पूनम कुमारी और देश के कई प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं ने मिलकर पुस्तक योगी @ट्रिलियन अभियान का संपादन किया। पुस्तक में उत्तर प्रदेश को अगले कुछ सालों के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में योगी आदित्यनाथ के संकल्प के बारे में बताया गया है और इसका खाका भी तैयार किया गया है। आपको बता दें कि पुस्तक विमोचन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, वरिष्ठ चिंतक राम बहादुर राय सहित देश भर के शिक्षा जगत के तमाम बड़े लोग मौजूद थे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे ले जा रहे हैं, उससे भारत का दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना जल्द पूरा होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए जो भी आयाम है
उन सब आयामों की चर्चा इस पुस्तक में बहुत विस्तार से तथ्यों और प्रामाणिक डेटा के साथ किया गया है। कोई अगर रिसर्च करना चाहे इस विषय पर कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे प्राप्त करेगा और उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी, तो यह पुस्तक बहुत ही सहायक है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि अपरिहार्य है, पढ़ना ही पड़ेगा उन्हें ये पुस्तक, क्योंकि इस ढंग की ये पहली पुस्तक है। उसमें ओडीओपी हो या फिर एमएसएमई हो या फिर एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्बनाइजेशन हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, स्किल डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, सब पर बहुत विस्तार से तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ काम किया गया है। 3 बातों पर हम लोगों ने ध्यान रखा था जब हम लोग ये पुस्तक की रूपरेखा बना रहे थे, तो 3 बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को लिखा है। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या है, इन 5 सालों में क्या बदला है और भविष्य में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करने के लिए और क्या करना होगा। इन 3 बातों को केंद्र में रखकर इस पुस्तक का ताना बाना बुना गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से तथ्य और आंकड़े बता रहे हैं कि 2027 तक उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करने में सहायक होगी। ये किताब अच्छी है और जो नकारात्मक किताबें हैं उसका जवाब। प्रदेश सरकार की मंशानुरूप कन्नौज कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है, जहां कन्नौज कलेक्ट्रेट अब पेपरलेस हो चुका है। वहीं कर्मियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कन्नौज कलेक्ट्रेट में कुछ काम पेपरलेस हुआ है, जिसको लेकर डीएम को प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों की ओर से बधाई भी दी गई है। आपको बताते चलें कि शासन ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने और इसे पेपरलेस करने के लिए ई ऑफिस प्रणाली अपनाने की योजना बनाई है। इसे लेकर सरकारी विभागों को निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। तो वहीं डीएम का कहना है कि 14 अगस्त को पेपरलेस होने पर काम शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा काम करने और फाइलों का डिजिटलाइजेशन करने सहित सरकारी कामों में पारदर्शिता आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के यह आदेश है कि सचिवालय और निदेशालय मुख्यालय के बाद हमारे जो जनपद में कार्यालय हैं वो भी अब ई ऑफिस के पैटर्न पे चले। उसी की दिशा में हमने ये कार्य अपना प्रारंभ किया है और यहाँ पे कलेक्ट्रेट का जो भी अब हमारा वर्किंग होगा, हम सब पेपरलेस में काम करेंगे। नेक्स्ट जो इसका फेज होगा वो ये होगा कि हमारे सीडीओ ऑफिस है और जो एसपी ऑफिस है, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए फाइल्स आती हैं, तो उनको भी हम धीरे धीरे इस पे ऑन बोर्ड लेके अब वहाँ से भी फाइलें हम लोग यहाँ पे लाके इसी में डिस्पोजल करके और फिर उनको। ट्रेनों में यात्रियों से लूटपाट करने वाले बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि यात्री को ट्रेन से धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। जब तक कुछ समझ आता है तब तक यात्री का कीमती सामान लेकर ये फरार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हादसा जौनपुर में भी देखने को मिला, जब 2 बदमाशों ने पहले एक यात्री को धक्का मारकर ट्रेन से नीचे गिराया और फिर उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद घायल यात्री को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो जौनपुर में यह मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि इस तरह के गिरोह लगातार सक्रिय हो रहे हैं, जो ट्रेनों में यात्रियों को अचानक धक्का देकर गिराते हैं और उसके बाद उनका सामान लूटकर फरार हो जाते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें यात्री को ट्रेन से गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में तेज रफ्तार दर्दनाक हादसे का कहर देखने को मिला है, जहां हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार 3 लोगों को कार ने रौंद दिया, जिससे एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद कार सवार गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। तो वहीं पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कहां से आ रहे थे? बदायूं कोतवाली क्षेत्र में एक डॉक्टर के घर में देर रात 5 बदमाश मरीज बनकर घुस गए और उसके बाद इलाज के बहाने उनके ऊपर तमंचा तान दिया। आपको बता दें कि बदमाशों ने घर के अंदर रस्सी से बांधा, दुपट्टे से मुंह बांधा और फिर तमंचा दिखाते हुए अलमारी में रखे 40,000 नकदी और जेवर
लूटकर गेट से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस, एसपी सिटी, एसएसपी और एसओजी की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच की शुरुआत की है। इस मामले में पीड़ित दंपति ने पुलिस को लिखित में तहरीर दी है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खिड़कियों से कूदकर फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा के अपनी जान बचानी पड़ी। समझ में नहीं आता कि एमसीडी इनको लाइसेंस कैसे दे देती है। अभी हाल ही में एमसीडी ने सबको नोटिस जारी किए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। मेरे जनकपुर में बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और एक एक रूम के अंदर 500, 700 बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। एक तो ऐसा इंस्टीट्यूट अभी बन रहा है और कच्ची अभी बनती बिल्डिंग के अंदर भी पढ़ाई चल रही है, एमसीडी उसे रोक नहीं रही। इसकी हमने शिकायत भी की उनको। एमसीडी ने अभी नोटिस जारी किए, नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग रहे हैं। हमें यह पूछना चाहिए कि आप जवाब क्यों मांग रहे हो? आपने कैसे इनको लाइसेंस दे दिए चलाने के लिए? आपने क्यों नहीं देखा इसके अंदर फायर का क्लियरेंस है कि नहीं है? लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये नोटिस के बाद अपने इनके आदमी जाते हैं, उनके साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, नहीं तो उनको सीलिंग की धमकी दे रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमने कई हॉस्पिटल्स ऐसे देखे जो चल रहे हैं जिसके अंदर चलने का रास्ता नहीं है, उसमें स्ट्रेचर भी लेके जाते हैं, उसके अंदर स्थिति ऐसी है और फायर का सर्टिफिकेट नाम की तो चीज ही नहीं है। गली गली के अंदर इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, गली गली के अंदर हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। अब फायर का जब क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो ये खुल कैसे गए? एमसीडी के भ्रष्टाचार के कारण ही खुल गए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक ऐसी कमेटी बनाएं जो इनकी जानकारी ले कि ये कैसे इन्होंने नोटिस जारी किए, नोटिस जारी करने का कारण क्या रहा, और अगर इन्होंने नोटिस जारी किए तो उन्होंने पहले इनको लाइसेंस कैसे जारी कर दिए बिना फायर क्लियरेंस के। और ये एक मोटा भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया है। ओयो होटल्स की तो सब हमारे विधायक जानते हैं कि वो होटल्स क्यों खुले हुए हैं, वहां पे गलत काम होते हैं, लेकिन इनको रोका नहीं जाता और उनके पास भी कोई फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, पीजी धड़ल्ले से चल रहे हैं। और तो और पीजी के अंदर कॉमर्शियल यूजेस हो रहे हैं और साथ ही ना तो वो कॉमर्शियल का बिल देते हैं, ना कमर्शियल पानी का बिल देते हैं, और इस तरीके से हमारे जो धन अर्जन होना है वो भी नहीं हो पा रहा। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप एक कमेटी बनाएं जो कमेटी इस भ्रष्टाचार के ऊपर कंट्रोल करे और देखे कि लाइसेंस जो नोटिस दिए गए उसमें कितना भ्रष्टाचार करके ये लोग उनको रोक रहे हैं और किन किन को उन्होंने सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा और किन किन को मिले हैं। क्योंकि फायर सर्विसेज के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो जा जाके सबको दे। मैंने कई बार फायर वालों को लिख के भेजा तो उन्होंने मेरे को 3 लिस्ट दी। अभी मेरे यहाँ भी एक माता चन्ना देवी हॉस्पिटल है, उसमें चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई तो हम भी भागे भागे पहुंचे, लेकिन उनका फायर का सिस्टम इतना बढ़िया लगा हुआ था और डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत के साथ सबको सेफ बचा लिया, बच्चों को। अगर ये और इनके पास सर्टिफिकेट भी था, फायर वाले आए, उन्होंने उन पर फाइन भी किया, सब कुछ किया। लेकिन अगर इस तरीके से हमारे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो उसके अनुसार काम करते हैं तो इससे हमारे जान माल की हानि बचेगी। और मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं, कमेटी बना के इसकी जांच कराएं और जनता को न्याय दिलवाएं। जय हिंद। अजय महावर जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट जो जल बोर्ड के अंतर्गत आता है, जल मंत्री जी के महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी गोंडा विधानसभा में 2 गांव हैं, गढ़ी मेंढू गांव और उस्मानपुर गांव, जो फ्लड जोन में आता है। यदा कदा वहां बाढ़ भी आती है और इस बार भी वहां बाढ़ पूरी तरह से आई, लेकिन वहां हजारों जिंदगियां और हजारों मकान हैं बने हुए। 2013 के बाद से जो एक जीवन की जिंदगी की मूलभूत आवश्यकता होती है, बिजली और पानी, दोनों का कनेक्शन वहां 10 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है, बंद कर दिया गया है। कहा गया कि वो ओजोन इलाका आता है, ओजोन के कारण वहां पर हम बिजली और पानी नहीं दे सकते। लेकिन हजारों जिंदगियां जो वहां रह रही हैं, जहां एक तरफ इंसान मानवीय संवेदनाएं ये है कि हम एक छोटी सी चींटी की भी जिंदगी की परवाह करते हैं, तो वहां रह रहे हजारों लोगों की परवाह हम क्यों नहीं कर पा रहे, मूलभूत सुविधाएं हम क्यों नहीं दे पा रहे। तो इसके लिए
वहां बिजली और पानी दोनों उनको मिलना चाहिए। मेरा एक तो ये आप देख पा रहे थे दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।